नमस्कार दोस्तों, प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार एग्जामिनेशन का जो डीएलएड का जो एग्जाम होने वाला है, उसका मैथ्स का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, आज उसका 7वां क्लास होने जा रहा है। 7 नंबर का सेट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे अच्छे सवाल को इसमें शामिल किया गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा अच्छा स्कोर हो, मैथ्स एकदम ठीक से जाए, एग्जामिनेशन सही तरीके से मैथ्स का बने, परीक्षाएं सवाल सॉरी, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल डीएलएड के लिए एग्जामिनेशन का। ये देखिए पहला सवाल, देखिए और अगर आप समझ पाते हैं, मतलब बना पाते हैं, तो जरूर इसको ट्राई कीजिए एक बार। देखिए क्या है, यदि वृत्त COR में जब भी इस तरीके का वर्ड आपको दिखे, तो आपको यह समझना है कि एक वृत्त C है जिसका केंद्र O है और रेडियस R है। फिर से, एक वृत्त C है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या R है। COR में आप ये बातें समझेंगे कुछ इस तरीके से। इसका केंद्र जो होगा ना सर, वो O होगा, रेडियस इसमें R होगा। जीवा AB का मध्य बिंदु P है। जीवा कहाँ होता है? जीवा यही तो है, ये जीवा है। ठीक है, जीवा AB का मिड पॉइंट जो है, मध्य बिंदु जो है, वो P है। आपसे पूछा जा रहा है एंगल OPA की माप क्या होगी। O नाम नहीं दिया हुआ है, AB दिया हुआ है। A और B जो है वो जीवा है। OPA रेड कलर से आप देख सकते हैं। OPA आपसे इस एंगल की माप पूछी जा रही है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ ये समझिएगा आप कि ये जो OP आप देख रहे हैं, जो हमने सीधा खींचा हुआ है, ये लीड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब हो गया कि AP जो है वो PB के बराबर होगा। देखिए ये वाला और ये वाला तभी बराबर होता है जब ये केंद्र से डाला गया, केंद्र से खींचा गया लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर लंब किसको? जीवा को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, समद्विभाजित करती है। यानी कि यदि AP और PB बराबर हो तो आप कंफर्म रहेंगे कि OP जो है ना सर, OP वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री होगा किस पर? AB पर। समझ गए? OP जो है वो AB पर परपेंडिकुलर है। अब AB पर परपेंडिकुलर है तो सर ये 90 डिग्री ही तो होगा, ये 90 डिग्री ही तो होगा, ये वाला एंगल। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है एंगल OPA यानी कि 90 डिग्री होगा। आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आप ध्यान में रखेंगे जरूर से। चलिए अगले सवाल की ये देखेंगे। बिंदु दिया हुआ है -3,4 और 1,-2 को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष जो है वो किस अनुपात में बांटती है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, हम लिख रहे हैं, देखिए ये हो गया -3,4 और एक बिंदु आप इमेजिन कर ले 1,-2। ठीक है, -2। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, जो y एक्सिस है, यहां पर मान लीजिए y एक्सिस, वो किस अनुपात में बांटता है हमको ये नहीं पता है। अनुपात हमने दे दिया M1 और M2। ठीक है, ये M1 और M2 आपसे पूछा जा रहा है। ये नाम हो जाएगा, मान लीजिए आप A और B। यहां पर जो बिंदु है वो y एक्सिस पर कोई बिंदु है। अब हमने आपको बताया हुआ है कि y एक्सिस पर x 0 होता है, ये हो गया बिंदु। ठीक है, आपसे बोला जा रहा है कि जो y अक्ष है वो किस अनुपात में बांटता है, तो y एक्सिस जो है वो x पर तो 0 होता है सर, यानी कि इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0,y। क्लियर है? क्या हो जाएगा? 0,y। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए M1x2 प्लस में M2x1 बटा में M1 प्लस M2 बराबर, ये सब हम लोग x वाला टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। तो x वाला टर्म को सॉल्व करेंगे तो x का ही तो वैल्यू आएगा 0। M1 गुना में x2, x2 कितना है? x1 y1 x2 y2, तो ये सर 1 हो गया। प्लस में M2 नहीं पता है सर,
x1 के जगह पर कितना है तो -3 है। ठीक है, m1 प्लस m2 जब 0 से गुना होगा, m1 प्लस m2 जब 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया सर m1 प्लस माइनस माइनस 3m2 बराबर में 0। यानी कि m1 और सॉरी ये माइनस वाला उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना। m1 और m2 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3/1। ये गुना में कुछ नहीं है तो यहाँ बटा में चला जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा 3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में बांटता है, तो m1 m2 का अनुपात क्या है, 3:1। ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे, आराम से आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए ये सवाल देखिए, प्रयास कीजिए। त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वो एबी के समानांतर है, एबी के पैरेलल है, एबी के ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में एबी के पैरेलल है कौन, डीई। डीई एबी के पैरेलल है, सब हो गया, क्या दिक्कत है। ठीक है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है, समानांतर है, हम लिख रहे हैं देखेंगे कि यदि डीई पैरेलल AB हो तो, ठीक है, यदि दो लाइन पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, थेल्स थ्योरम यहां पे लिख देते हैं, थेल्स प्रमेय से। थेल्स थ्योरम क्या बोलता है बताइए, इन दोनों का अनुपात इधर वाले के अनुपात के बराबर होता है, इतना बटा इतना, सी डी बटा में डी ए। ठीक है, बराबर सीई बटा में बीई या ईबी, उससे क्या दिक्कत है, जो लिखना है लिखिए, ऐसा कुछ। ठीक है, एक बार और, सी डी बटा डी ए बराबर हो जाएगा सीई बटा में ईबी। अब क्या आसान हो गया, जो वैल्यू दिया हुआ है रख दीजिए। सी डी का मान कितना है तो आप कहेंगे सर 3। ईसी, ईसी कितना है बराबर में ईसी, ईसी कितना है सर तो आप कहेंगे 4, हो गया सर 4। डी ए, देखिए डी ए पूछ रहा है, एक्स मान लीजिए, ये क्या है, सीई कितना था 4 था, ये ऊपर में रहेगा यहाँ पे। सीई जो है वो 4 दिया हुआ है और बीई जो है वो 6 दिया हुआ है, बस जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है हमने रख दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 में x से गुना कर लेंगे 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 9, x बराबर 9/2, यानी कितना हो गया तो आप कहेंगे सर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम से आप इस सवाल को करेंगे, और इतना एग्जाम वगैरह में ये सब फिगर वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को मजबूत रखिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए द्विघात समीकरण आपके सामने है, दिया हुआ है, इसके मूल वास्तविक और असमान हो, हम यहां पर लिख रहे हैं मूल जो है वो वास्तविक और असमान होने के लिए मूल वास्तविक और असमान होने के लिए डी का जो वैल्यू है ना सर वो बड़ा होना चाहिए, कितना से तो आप कहेंगे 0 से। ठीक है, डी किसको बोला जा रहा है, डी किसको बोला जा रहा है तो विवेचक को, जिसको आप बोलते हैं b² - 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए बी के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर 6, तो 6 छक 36। ठीक है, 4ac कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8p होगा ना, 4 दूना 8 में p से गुना कर देंगे, ग्रेटर देन 0। ठीक है, -8p ग्रेटर देन, ये जो 36 है सर बराबर के उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 9 बार में, यानी p ग्रेटर देन 9/2 गुना में है तो भागा में चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका आंसर होगा कि p का वैल्यू जो है वो 9/2 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सीआई का सवाल है, देखिए कर पाएंगे सवाल को खुद से, वीडियो को रोकिए और बनाने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिएगा कितने समय में
कितने समय में, रेट दिया हुआ है 5%। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1600 रुपया जो है वो हो जाएगा 1852.20 रुपए। ये मूलधन है और ये मिश्रधन है। हम ना अनुपात निकालते हैं मूलधन और मिश्रधन का। आप कहेंगे सर 2 अंक के बाद पॉइंट है तो बटा में, ऐसे भी 2 अंक क्या समझना, 2 अंक क्या समझना। पॉइंट के बाद देखिए ये लास्ट में जो जीरो है उसका कोई काम है नहीं, पॉइंट के बाद में जीरो का कोई यूज नहीं है, तो कितना बच गया, 1 अंक के बाद पॉइंट है, बटा में 10 करेंगे, अनुपात निकालेंगे तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसको 2 से काटेंगे ना तो ये 8000 बार में कटेगा, जब आप इसको 2 से काटेंगे ना तो ये 9261 टाइम से चला जाएगा। यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है आपके सामने दिया हुआ है। ये मूलधन है तो ये मिश्रधन है। मूलधन 8000 रुपए 5% की दर से कितने साल में 9261 हो जाएगा, यही तो सवाल है आपका। ठीक है, तो 5% का मतलब है 5/100 यानी 1/20। 20 रुपए के मूलधन में 1 रुपया का ब्याज जुटेगा, तो 20 वाला कितना हो जाएगा 21, 20 वाला कितना हो जाएगा 21 और 20 वाला कितना हो जाएगा 21। नहीं, आप कहेंगे सर 3 बार क्यों लिखे हैं, हमको 8000 वाला 9261 करना है, तो 20 वाला 21 होगा, 20 वाला 21 होगा, 20 वाला 21 होगा, 3 बार गुना करेंगे तो अपने हो जाएगा वो 9261, ऐसा कुछ। बात समझ में आ रही है। तो 20 वाला 21 होगा, 20 वाला 21 होगा 3 बार, तो 3 शिफ्ट आपको करना है सर, इसीलिए जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, तो 3 साल हो जाएगा। ठीक है, जितना बार हमको लिखना पड़ता ना वही हमारा आंसर होता है। आगे बढ़ सकते हैं, आ रहा बात समझ में। देखिएगा 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, 2 त्रिभुज, एक है DEF और दूसरा त्रिभुज है PQR। PQR थोड़ा एकदम आराम से समझिएगा इसको। PQR बोल रहा है कि एंगल D जो है वो Q के बराबर है। ठीक है, D जो है वो Q के बराबर है, कहीं पर भी शुरू कर सकते हैं, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। D जो है वो Q के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। एंगल R जो है वो E के बराबर है, एंगल R जो है वो एंगल E के बराबर है। अब अगर 2 कोण बराबर है तो ये ऑटोमेटिक है कि ये तीसरा कोण इसके बराबर हो जाएगा, DEF। इसमें क्या बच गया PQR। क्लियर है इतना। अब देखिए ये दोनों का दोनों जो ट्राइंगल है ना सर वो सर्वांगसम है, चूंकि इस त्रिभुज का 2 एंगल उस त्रिभुज के 2 एंगल के बराबर है तो तीसरा तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। एंगल से ये दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम है, सर्वांगसम है तो समरूप भी हो जाएगा सर। ठीक है, कैसे लिखेंगे, DEF, ट्राइंगल DEF जो है वो समरूप है। D किसके बराबर है, Q के, E किसके बराबर है, R के, F किसके बराबर हो जाएगा, P के। ये लिखने का तरीका है। त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज QRP, PQR कहेंगे गलती हो जाएगा। अब जब 2 त्रिभुज समरूप हो गया ना सर तो संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजा कहने का मतलब कि DE, यहां से DE शुरू वाला दोनों, यहां से दोनों क्या हो जाएगा, यहां से दोनों शुरू वाला QR बराबर EF बटा में लास्ट का RP। ठीक है, RP, हम RP को PR भी लिख सकते हैं, बस इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, बराबर फर्स्ट और लास्ट DF बटा में फर्स्ट और लास्ट यानी PQ। ये कंडीशन है, इतना हम लोग को करना पड़ेगा ये सवाल बनाने के लिए। आपसे बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तीनों आपस में बराबर है। पहला चेक कर लीजिए, EF बटा PR बराबर है DF बटा PQ, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर। दूसरा DE बटा QR होना चाहिए था, यहां पर PQ है, यह स्टेटमेंट गलत है। तीसरा चेक कर लीजिए, DE बटा QR बराबर में DF बटा PQ, ये दोनों बराबर हुआ ना, फर्स्ट और लास्ट, तो ये भी स्टेटमेंट तीसरा वाला सही है। लास्ट EF बटा RP, RP को PR भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर DE बटा QR। बात समझ में आ रही है, ये और ये जो है आपस में, ये दोनों आपस में बराबर है और यहाँ भी बराबर है, तो समझ रहे हैं।
कौन सा सही है कौन सा गलत है, चीजें आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट रहेगा आप एकदम सवाल को कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल क्या और आते हैं, इसको जरा देखिए। भोलू के पास 30 पैसे तथा 10 पैसे मूल्य वाले कुल 40 सिक्के हैं, टोटल 40 सिक्का है, एलिगेशन लगाएंगे हम लोग इसमें। 40 सिक्का है, मान लीजिए कि सारा का सारा सिक्का 30-30 पैसा वाला है। 40 का सिक्का अगर 30-30 पैसा का होगा तो 1200 पैसा, 1200 पैसा बोले तो 1200 पैसा बोले तो 12 रुपया, ठीक है। अगर सारा का सारा पैसा 30-30 पैसा वाला होता तो कुल 12 रुपया होता सर। चलिए यहाँ पे रुपए लिख देते हैं, और कितना छोटा करेंगे आगे। यदि सारा का सारा सिक्का 10-10 पैसा का होता, अगर सारा का सारा सिक्का 10-10 पैसा का होता तो 40 दही 400, यानी कि टोटल हो जाता कितना रुपया, तो आप कहेंगे सर 4 रुपया। लेकिन रियल में उसके पास कितना पैसा है लिखा होगा, देखिए देखिए कुल मूल्य कितना है 9 रुपया, वो यहां पर आ जाएगा, एलिगेशन लगा दीजिए। इधर से घट के आ गया 5, इधर से घट के आ गया 3, बस। ये जो 5:3 है ना सर, ये सिक्कों का अनुपात है, सिक्कों का अनुपात। टोटल सिक्का का संख्या दिया हुआ है और यहाँ अनुपात भी निकल गया। 5 और 3 कितना होता है 8, 8 का वैल्यू 40, 8 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू 5, यानी 3 का वैल्यू 15 और 5 का वैल्यू 25। ये 25 सिक्का, ये 15 सिक्का, 10-10 पैसा वाला 15 सिक्का, 30-30 पैसा वाला 25 सिक्का, 10-10 पैसा वाला 15 सिक्का, ठीक है। एलिगेशन लगाएंगे, जल्दी सवाल हो पाएगा। ये बताइए जरा, यदि किसी घटना की प्रायिकता P है तो उसकी पूरक घटना, पूरक घटना का को आप ऐसे समझिए ना कि जैसे उसका अपोजिट, मतलब क्या कि किसी के जीतने की प्रायिकता, किसी के जीतने की प्रायिकता यदि 4/5 है तो पूरक घटना क्या होगा, उसके हारने की प्रायिकता। पूरक मतलब अपोजिट कह सकते हैं आप। अगर जीतने की क्या बोलेंगे आप, प्रायिकता 4/5 है तो हारने की प्रायिकता कैसे निकाली जाती है, 1 में से घटा दिया जाता है 4/5। कुछ भी आप समझिए, यदि बारिश होने की प्रायिकता 3/9 नहीं लिखेंगे 3/7 है तो बारिश ना होने की प्रायिकता कितनी होगी, इसी को बोलते हैं पूरक घटना। तो सर 7 में से 3 1 में से घटा दिया जाता है, 1 में से 3/7 घटा दिया जाता है, ये तरीका है। बाकी आप शॉर्ट में कर सकते हैं, 7 में से 3 घटा दीजिए ना 4/7, 5 में से 4 घटा दीजिए 1, और नीचे में तो ऐसे भी 5 था 1/5 हो जाता है, तरीका है घटाने का। इसको फिर से देखिएगा, अगर आपको बोला जाए कि 1 में से 17/23 घटाइए तो आप क्या करेंगे, 23 में से 17 घटा देंगे 6, और बटा में सीधा सीधा जो था नीचे 23 था तो है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि यदि P है प्रायिकता तो पूरक घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 - P होगा। पूरक घटना 1 - पूरक घटना 1 - तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका आंसर होगा, ठीक है। 1 - P, 1 में से घटाना है आपको। बहुत छोटा सवाल है, कर पाएंगे इसको, उम्मीद करते हैं कि आपसे ये बन जाएगा। 6 tan स्क्वायर थीटा माइनस 6/cos², 6/cos² क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो sec² हो जाएगा, है कि नहीं, 6 में है ना, 1/cos² sec² होता है, तो ये हो गया 6 sec² थीटा। 6 कॉमन कर लीजिए, 6 कॉमन कर लीजिए, tan² थीटा माइनस में हो जाएगा sec² थीटा, ठीक है। इतना यहाँ पे समझिएगा हल्का सा, जैसे sec² थीटा माइनस tan² थीटा का मान अगर 1 है और ये उल्टा दिख जाए tan² थीटा माइनस sec² थीटा का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे -1 होगा, समझे। एक और, cosec² थीटा माइनस में cot² थीटा का वैल्यू 1 होता है, उल्टा कभी जरूरत पड़ गया cot² थीटा माइनस cosec² थीटा बराबर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो सेम चीज हो गया ना सर, 6 इंटू इसका वैल्यू -1, तो 6 में -1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और क्या होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। बात समझ में आ रही है,
ठीक है, बहुत छोटा था, कर पाएंगे? ये जरा देखा जाए, रैखिक समीकरण दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की रेखा होगी, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। इस चीज को आप समझ लीजिए, अगर ये एक पॉइंट पे कटेगा, एक पॉइंट पे कटेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी। एक पॉइंट पे कटने का मतलब कि एक आंसर होगा, ठीक है। समांतर, समांतर होने का मतलब कुछ इस तरीके से मिलेगा ही नहीं दोनों लाइन एक दूसरे से, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, 0। फिर से प्रतिच्छेदी समीकरण में हलों की संख्या 1 होती है सर, समांतर के कंडीशन में हलों की संख्या 0 होती है सर। संपाती का मतलब समझेंगे कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन चढ़ गया है, यानी कि इसमें हलों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी, अनंत। ठीक है, इतना बेसिक समझ गए होंगे। अब आप चेक कैसे करेंगे सर कि कौन सा वाला कैसा इक्वेशन है। देखिए इक्वेशन लिखते हैं, 2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0, उधर हो जाएगा सर 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, चेक कर रहे हैं आप, देखिए 2/4 माइनस 3/-4 सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 4 बिल्कुल। माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया 2 बार में, इधर है 1/2 और इधर है 3/4। आप बताइए कि क्या ये दोनों बराबर हैं, बोलिए बोलिए, क्या ये दोनों बराबर हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं बराबर है, नॉट इक्वल। अब अगर a/d नॉट इक्वल होता है b/e के, वैसी स्थिति में हलों की संख्या कितनी होगी, एक। एक हल में क्या हो जाएगा इक्वेशन आपका, प्रतिच्छेदी। ठीक है, क्लियर है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी समीकरण, यानी कि पहला वाला। अगर 0 हल होता तो वो समांतर होता, 0 हल होता तो वो समांतर होता, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और अगर अनंत हल होगा तो उसको आप बोलेंगे संपाती। ठीक है, इन दोनों का कंडीशन अलग है, पहले के वीडियोस में न जाने कितनी बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप भी डाउट में है थोड़ा बहुत तो जाकर के पीछे वाला देख लीजिएगा, एकदम समझ में आएगा कि ये कहा गया। ये जो कंडीशन है ये तो सर प्रतिच्छेदी का है, समांतर का क्या कंडीशन है या संपाती का क्या है तो बहुत बार बताया हुआ है, बहुत बार। अब एक बार थोड़ा देख लेंगे पीछे जाके। आइए, ए बी और सी नॉट इक्वल टू 0, ए बी सी का वैल्यू किसी का भी 0 नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ए स्क्वायर बटा में बी सी प्लस बी स्क्वायर बटा में ए सी प्लस में सी स्क्वायर बटा में ए बी। एलसीएम ले लें, एलसीएम हो जाएगा आपका एबीसी। ठीक है, एबीसी। अब ध्यान से देखिए, बीसी से बीसी कट जाएगा, ए बचेगा, ए में ए से गुना करेंगे तो ए क्यूब, ए सी, ए और सी कट जाएगा, बच जाएगा बी, बी में बी स्क्वायर से गुना करेंगे बी क्यूब। उसी तरह से यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। ये आप बात को याद रखेंगे। एक बार और, यदि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हुआ तो फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ये फॉर्मूला होता है। एबीसी से एबीसी कट जाएगा, बच गया आपका आंसर तीसरा, मतलब 3, ऑप्शन नंबर 4। बस इतना आसान सवाल है ये। इस सवाल को देखिए, ये एलसीएम या फिर एचसीएफ का सवाल है। अब सवाल तो खुद से बोलेगा नहीं, हम कैसे बनेंगे, वो तो हम लोग को समझना होगा, है ना। ये देखिए, सबसे बड़ी लंबाई, तो सबसे बड़ी लंबाई क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कहने का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट कहने का मतलब एचसीएफ, है ना। आपको महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा इसका। वही आपका आंसर होगा जो तीनों लंबाई को पूरा पूरा माप सकता है, ठीक से माप सकता है। महत्तम समापवर्तक आंसर होगा सर 7 मीटर। क्या हम इसको 700 सेंटीमीटर कर दें, क्या दिक्कत है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। 700 को फैक्टर कर रहे हैं जानबूझ करके, ऐसे ही करिएगा। 700 को क्या लिख सकते हैं, 7 गुने 100, है ना। अब भाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो वो प्राइम नंबर के टर्म में होना चाहिए,
कहने का मतलब कि 700, तो 7 गुने 100, अब 100 को लिख देते हैं 4 गुने 25, तो 4 गुने 25 यानी कि 2 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। इतना चीज सीखिए फास्ट फास्ट करने के लिए। 5 पचे 25, 25 चको 100, 100 में 7 से गुना कर देंगे 700 हो जाएगा। ठीक है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर और ये 85 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 385 सेंटीमीटर। 385 जानते हैं 77 का 5 गुना है, यानी कि आप ऐसे कर लीजिए, छोटे से लिखिए 5 गुने 7 गुने 11 होगा ना, 11 से तो 77, 77 में 5 से गुना कर दें तो 385 आ जाएगा। क्लियर है। लास्ट रह जाएगा कितना, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ये हो गया 1295 सेंटीमीटर। चलिए, अगर हम लोग इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से, तो देखिएगा 5 दूना 10, कितना बच गया 2, 29, 5 पचे 25, 259, 259 बचेगा। क्लियर, 259। देखिए 259 जो है ना सर, ये 7 बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा, 7 21, 7 21 कितना बच गया 4, 49, 7 7 49, यानी कि 7 गुना में 37। ये कुछ आपका तरीका हो गया। 1295 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लास्ट हो गया महत्तम निकालने का, तो महत्तम क्या है बताइए, महत्तम क्या है सर, HCF जो सब में मौजूद रहे, एक साथ एक साथ एक साथ। ओके, 1 5 1 5, यहाँ भी 1 5 है। आप कहेंगे सर यहाँ तो दो दो को 5 है, हमको मिनिमम पावर देखना होता है। 5 इसके पास 2 है लेकिन इसके पास तो 1 ही है, तो मिनिमम पावर एक साथ सब में है और 1 5 सब में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। ठीक है, चलिए, तरीका यही तरीका आप भी लगाएंगे। बहुलक और माध्य जो है वो दिया गया है, माध्य का आपसे पूछा जा रहा है, बहुत सुंदर सवाल है। बस देखिएगा, अगर आपने 10th क्लास किया हो, किया ही होगा है ना, 10th क्लास आप पढ़े ही होंगे, तो उसमें देखिएगा हम सीक्वेंस आपको बता रहे हैं, माध्य, उसके बाद जो दूसरा चैप्टर होता है वो माध्यिका होता है, और जो तीसरा चैप्टर होता है वो बहुलक होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। पहला नंबर पे माध्य है, दूसरा माध्यिका है, तीसरा बहुलक है। माध्य माध्यिका बहुलक, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, इसी क्रम में हम तो पढ़े हैं, इसी क्रम में। बाकी की किताब में हो सकता है कि आगे पीछे रहे। तो हमने इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 दिया। ठीक है, हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, 13 312। ठीक है, क्या बताया हमने आपको, 13 312। माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक रिलेशन है, एक फॉर्मूला है तीनों के लिए, वो है 13 312। कैसे इसको नोट करेंगे, इसको देखिएगा। एक नंबर पर क्या है, तो आप कहेंगे सर माध्य, माइनस 3 नंबर पर क्या है, तो आप कहेंगे सर बहुलक। कोई ऑब्जेक्शन नहीं। उसके बाद कैसे लिखा जाता है, बराबर 3, ऐसे है ना, 3, तो 3 ऐसे ब्रैकेट में डाल दीजिए। फॉर्मूला याद रहने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। एक नंबर पर क्या है, माध्य, माइनस कहाँ गया, 2 नंबर पर क्या है, माध्यिका। ठीक है, इस तरीके से आप ये तीनों में रिलेशन याद रख सकते हैं। माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, 1 3 3, फिर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। आते हैं सवाल पे, बहुलक और माध्य दिया हुआ है। बहुलक कितना दिया हुआ है 7, माध्य कितना दिया हुआ है 8, माइनस बराबर 3 इंटू माध्य कितना दिया हुआ है 7। माध्य का नहीं पता है सर, एक्स मान लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 8 में से 7 जाएगा तो ये तो 1 बचेगा, 1 बराबर कितना हो गया 7 21 माइनस में 3x। ठीक है, तो दिक्कत है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए था, ऐसे कैसे हो गया। माध्य, बहुलक जो है वो 7 है, बहुलक 7 है, और माध्य जो है वो 8 है। माध्य कितना है, माध्य कितना है 8 है। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम किए हैं हल्का सा, माध्य के जगह पे 8 होना चाहिए था, इसलिए आंसर गड़बड़ा रहा है। 3 इंटू 8 माइनस एक्स, 24 माइनस 3x, गुना कर देंगे। ये 24 को अंदर ले आइए तो माइनस में हो जाएगा ना, 1 माइनस 24 बराबर माइनस 3x, माइनस 23 बराबर माइनस 3x,
यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये जो गुना वाला है वो यहाँ बट्टा में आ जाएगा सर, यानी x बराबर हो जाएगा 23 बटा में 3, ऑप्शन नंबर 23/3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सवाल और भी है अच्छे अच्छे, बनाइए इसको, देखिए तो बन पाएगा, कुछ समझ में आ रहा है? पी ए जो है वो किसी घटना ए की प्रायिकता है। प्रायिकता से कुछ छोटी मोटी बातें हम आपको समझा दें। प्रायिकता जो है ना वो दो तरह का हो सकता है प्रायिकता, एक है संभव घटना, संभव घटना, और एक है असंभव घटना। असंभव घटना उसको बोलते हैं जिसके घटने की कोई प्रायिकता मतलब चांसेस हो ही ना। अब हम जब एक पासे को फेंकेंगे तो पासा में बोलेगा कि 7 आने की प्रायिकता कितनी है। अब बात समझ में आ रही है? अभी तक तो कोई ऐसा पासा बना नहीं जिसमें 1 से 7 तक डिजिट हो। बात समझ में आ रही है? 1 से 6 तक ही ना रहेगा सर। पासा को जब आप फेंकेंगे तो 7 आने की प्रायिकता का क्या होगा? वो असंभव घटना है सर, शून्य हो जाएगा। ठीक है, जो संभव नहीं है उसको असंभव घटना बोलते हैं। संभव घटना जो हो सकता है, जो घट सकता है। ठीक है, प्रायिकता जो है ना वो 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, मैक्सिमम 1 रहेगा। किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो क्या 0 हो सकती है? क्या 0 हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। प्रायिकता जो है, किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा। क्या जो प्रायिकता है वो 1 हो सकता है? तो हाँ सर, 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। 1 हो सकता है लेकिन 1 से बड़ा नहीं होगा। तो इस तरीके से समझ रहे हैं बात को? किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से ज्यादा होगा, और 1 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। प्रायिकता 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। आप छट पाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 जो है ना वो आपका आंसर होगा। फिर से हम आपको बोलेंगे कि क्या 4/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ये 1 से बड़ा है। क्या 3/5 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकती है सर, 1 से कम है। क्या -1 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है? बिल्कुल नहीं। घटना की प्रायिकता न तो 1 से ज्यादा और न माइनस में। क्या घटना की प्रायिकता 1 हो सकती है? आप कहेंगे सर हो सकता है 1। क्या किसी घटना की प्रायिकता 70% हो सकता है? 70%? तो 100% तो 1 होता है ना। 70%, 70/100, 100% 1 होता है। ये तो 1 से कम ही है ना, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, आप खुद चेक कर लीजिए, 7/10 है, 1 से कम है। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। बाकी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। अगले सवाल की ओर आते हैं, ये देखिएगा। देखिए, ए और बी को क्रमशः 7 और 6 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है वो पी और क्यू बचता है। ठीक है, किसी भी संख्या को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या कभी भी शेष 7 बचेगा? बात समझ में आ रही है? पी और क्यू का मान मैक्सिमम होना चाहिए। पी और क्यू का मान, कोई भी आप संख्या लीजिए, हम कैसे समझाएं आपको। मान लीजिए कि ये 24 है, ठीक है, तो 24 में जब हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 7 21, कितना शेष बचा? 3। ये मैक्सिमम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। यहां पर ये जो संख्या है वो भाजक तो नहीं रहेगा सर। 7 से भाग दे रहे हैं तो 7 कभी बचेगा शेष? कभी नहीं बचेगा। 7 से भाग दे रहे हैं तो क्या 6 बच सकता है? बिल्कुल, 6 से ज्यादा शेष बचेगा ही नहीं। जितना से आप भाग दे रहे होते हैं उतना से ज्यादा शेष, उतना से एक कम से ज्यादा शेष बच ही नहीं सकता। अगर हम किसी भी संख्या में 8 से भाग देंगे तो मैक्सिमम कितना शेष बचेगा? 7 बच सकता है, 8 शेष कभी नहीं बचेगा। बात समझ में आई? तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि P और Q का मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो एक कम हो सकता है, यानी कि इसका वैल्यू 6 हो सकता है, और 6 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू 5 हो सकता है। P और Q का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 11 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत ट्रिकी सवाल था ये, बहुत आराम से आपको समझना चाहिए कि जो शेषफल है वो भाजक से एक कम रह सकता है, ज्यादा से ज्यादा करने के लिए, मिनिमम करने के लिए। ठीक है, बाकी मिनिमम शेष तो 1 बचा सकते हैं, 0 तो शेष बचेगा नहीं फिर।
ये सवाल देखेंगे, एक टीवी का अंकित मूल्य जो है उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। लीजिए 20% क्या हो गया, हमने दाम बढ़ा दिया। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा है। फिर भी अजय टीवी बेचते समय, यहां पर मिस्टेक है, टीवी बेचते समय 30% की छूट देता है। दाम बढ़ा दिया गया है 20% और 30% का छूट, प्लस माइनस माइनस 20 गुने 30/6 से, सॉरी माफ कीजिएगा 100। तो ये तरीका है इसको बनाने का। तो जीरो से जीरो सब कैंसिल हो गया। अब देखिए ना, 20 में से 30 जाएगा तो क्या बचेगा, -10, माइनस 2 तिया 6। तो दोनों माइनस में आने का मतलब है कि ऐड हो जाएगा -16%, और माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, नुकसान, है ना। कितना हानि होगा, तो 16% का लॉस हो जाएगा उसको। ठीक है, कर पाएंगे सवाल, ये बताइए जरा, ये बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। एक ट्रेन एक समान गति से 300 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। इक्वेशन जो बना रहे हैं वो आप देखेंगे। 300 किलोमीटर मान लेते हैं कि x के स्पीड से तय किया जाता है। 360 किलोमीटर x के स्पीड से। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होता, ऐसा जब स्पीड बढ़ जाएगा तो समय तो ज्यादा कम लगेगा। ये वाला टाइम ज्यादा है और ये वाला कम है, क्योंकि स्पीड बढ़ा हुआ है और डिस्टेंस सेम है। तो बड़े वाले समय में से छोटा वाला समय घटाइए और 1 घंटा का फर्क है, 1 घंटा कम लगता है। ये वाला वैल्यू इस वाले से 1 घंटा कम है। बस एक्स का मान रख दीजिए ऑप्शन में, जो आपको सेटिस्फाई करेगा वही आंसर है। अब 40 रखिए, 40 360 बटा में 40 कै बार में कटेगा, आप कहेंगे 9 बार में। ठीक है, -360 बटा 40, x + 5 ना है, तो 40 और 5 45 कै बार में कटेगा, 8 बार में। 9 में से 8 जाएगा तभी तो 1 बचेगा सर। इक्वेशन तो एकदम सेटिस्फाई हो रहा है। x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये है उस रेल की गति जो आपको निकालनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन से बनाएंगे इस तरह का सवाल, डिटेल करने लगेंगे तो काफी समय लग जाएगा, पूरा नहीं बनाना इसको। ठीक है, चलिए आ गए हम लोग अंतिम सवाल की ओर। एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। आप बताइए, वर्ग का परिमाप 120 है, चारों भुजा तो बराबर होता है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारा का सारा 30-30 हो जाएगा? हो जाएगा। वर्ग का भुजा निकल गया 30। अब जब वर्ग का भुजा 30 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर 900। अगले स्टेप में, किसी आयत की लंबाई, ये जो आयत आप देख रहे हैं इसकी लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है। तो वर्ग का भुजा 30 था तो लंबाई हो जाएगा 60, चौड़ाई को मान लीजिए x। ठीक है, 2 इंटू आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या है सर, परिमाप 156। ये कैंसिल हो जाएगा 78 बार में, तो x बराबर ये 60 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। यानी कि चौड़ाई जो है ना वो 18 सेंटीमीटर निकल गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई था 60, चौड़ाई आ गया 18, 18 छक्का टोटल से 1080 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल 900, आयत का क्षेत्रफल 1080। कहा गया आयत और वर्ग के क्षेत्रफल में अंतर क्या है, 1080 में से 900 जब आप घटाएंगे तो अंतर क्या बचेगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है डियर, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सवाल मतलब आज का क्लास अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आप सीखे होंगे। बाकी इसी तरीके से अपने अंदर की उम्मीद को, हौसला को बनाए रखिए, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।